हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। नमस्ते सर। चलिए, तो आज जो है एक और एचआर के मॉड्यूल में से एक और नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। और ये जो टॉपिक है बेसिकली, हेलो, ये जो टॉपिक है एचआर का नया टॉपिक है। ये टॉपिक है, यूनिट नंबर 3 है आपकी, और इसका नाम है एम्प्लॉय फीडबैक एंड रिवार्ड सिस्टम। तो एम्प्लॉय के फीडबैक और उनको मिलने वाले रिवार्ड के बारे में ये यूनिट है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो फीडबैक वाला जो मामला है, ये पहले टाइम में एचआर में फीडबैक का कोई रोल होता नहीं था। आजकल आपने भी देखा होगा कि आपके वहाँ स्टाफ सजेशन स्कीम्स चलती है। वो जो स्टाफ सजेशन स्कीम है बेसिकली वो फीडबैक का ही एक एस्पेक्ट होता है। ठीक है। और ये भी आपको इंफॉर्मेशन दे दें कि जो हमारा नया सीआईबी का बैच है उसमें सर के एमसीक्यू और केस स्टडी को अब इंक्लूड कर दिया गया है। और जेआईबी का जो है वो 3999 का, और सीआईबी का जो है 4999 का। ठीक है। जिन लोगों का पेपर सीआईबी निकल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस किसी का पेपर रह जाता है और कोई नया कोर्स ज्वाइन करता है, तो उनके इस प्राइस में ये दोनों चीजें भी 4 पेपर की शामिल होंगी, ऑप्शनल छोड़ते हुए। ठीक है। तो उसको आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन जो ओल्ड वाले हैं उनका ये अलग से ही है, एमसीक्यू और केस स्टडी वाला। ठीक है। चलिए, तो एम्प्लॉय का फीडबैक के बारे में यहाँ बात आती है। तो उसने कहा कि भैया हम पहले भी देख रहे हैं कि उसको सेटिस्फाई होना जरूरी है एम्प्लॉय को। और ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर की तरह देखा जाता है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कोशिश करते हैं कि रेगुलर फीडबैक लें अपने एम्प्लॉय से। ठीक है। और वो फीडबैक भी कौन से मामले में, एचआरएम के एस्पेक्ट में ले रहे हैं। आजकल कई इनिशिएटिव्स भी जो लिए गए हैं, और इसके साथ साथ इसमें कि थ्रू सम सेटिस्फेक्शन और क्लाइमेट सर्वे। अब क्लाइमेट से मतलब ये नहीं ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात क्या हो रहा है। क्लाइमेट से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट क्या है, आपकी उस इंडस्ट्री का क्या क्लाइमेट है, इस बारे में बात हो रही है। ठीक है। और इज इसेंशियल टू एम्प्लॉय एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। तो एम्प्लॉय की जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए ये एम्प्लॉय फीडबैक सिस्टम है। ठीक है। इट इज द वे यू शो योर टीम दैट दे आर वाइटल पार्ट ऑफ द अचीविंग योर ब्रांड। ठीक है। और इसमें होता क्या है, फीडबैक में बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है अबाउट टीम वर्क, स्किल, परफॉर्मेंस। ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड बोथ फॉर्मली, और जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है हम फॉर्मली ले सकते हैं या इनफॉर्मली ले सकते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन इज यूज फॉर रिफाइनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग द पॉलिसी। तो उसका फायदा लेते हैं हम लोग फिर उसके बाद में। और जो फॉर्मल लेवल होता है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वेल डिजाइन क्वेश्चनियर, साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सजेशन स्कीम के तहत आते हैं। इनफॉर्मल में क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस होती हैं बेसिकली थ्रू डिस्कशंस विद एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, यानी यूनियन से बात करके। ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने बताया कि मैनेजर ऑब्जर्व करता है कि हाँ ये अच्छी तरह काम करता है नहीं करता है, छुट्टियां कितनी लेता है। ठीक है।
या सुपरवाइजर भी देखता है, और बिहेवियर पैटर्न ऑफ द एम्प्लॉय से हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करती की जाती है वाइल कंडक्टिंग अप्रेजल इंटरव्यू। तो कई बार हम लोग क्या है, जब साल के अंत में अप्रेजल इंटरव्यू भी कंडक्ट कराते हैं तो उसमें भी, एंड ऑल्सो थ्रू एग्जिट इंटरव्यूज ऑफ एम्प्लॉयज, particularly those who leave the organization unexpectedly। ठीक है, इनके लिए जो लोग जल्दी छोड़ देते हैं नौकरी, तो उनसे भी एग्जिट इंटरव्यू से हम पता लगाते हैं कि भाई हमारे वहाँ क्या कमी रही कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। These interviews provide useful clues to the management to understand the expectations of the employee and to fine tune the personnel policies and human resource development initiative। ठीक है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ये जो वर्ड है क्लाइमेट सर्विसेज से समझ लेना, आर अटेम्प्टिंग टू यूज क्लाइमेट सर्विस डेटा and performance data to measure and evaluate the quality of their management of, कैसा उनके वहाँ ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट चल रहा है, उसके लिए क्लाइमेट सर्वे करते हैं, परफॉर्मेंस डेटा का एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पर सुस्टर 1982 ने एक ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स का एक सर्वे किया, सम इंसाइट इनटू द एचआरएम प्रैक्टिसेस। ठीक है, ठीक है, तो सुस्टर ने 1982 में क्या किया, एक सर्वे कराया जिसका नाम ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स रखा, और उन्होंने एचआरएम प्रैक्टिसेस के बारे में, इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई। ठीक है, और जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने इन ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 28 डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन, 28 ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने सर्वे किया और 15 फैक्टर पे किया। ठीक है, they strongly expressed that they were least satisfied with the opportunities they had। यानी उन्होंने, जो एम्प्लॉय थे उन्होंने कहा हम बहुत लीस्ट सेटिस्फाइड हैं, डिससेटिस्फाइड नहीं है, लीस्ट सेटिस्फाइड है, जो अपॉर्चुनिटी जो उनको मिलती है, किस बात पे, डिसीजन मेकिंग पे। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है कि डिसीजन मेकिंग में लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो ये बता रहा है कि उनको नहीं लिया जा रहा है तो लीस्ट सेटिस्फाइड है, इसका मतलब वो चाहते हैं कि हमको भी लिया जाए। ठीक है, दे ऑल्सो वॉइस, उनको कहते हैं कि इंफॉर्मेशन नहीं मिलती बिजनेस ऑफ, मतलब हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। अब आपके बारे में भी अगर हम बात करें तो एक चेयरमैन होता है बैंक का, चेयरमैन का क्या विजन है, आप कभी चेयरमैन की स्पीच सुने, उसकी जब वो ज्वाइन करता है तब की स्पीच सुने, जब आप स्पीच सुनते हैं तब आपको पता लगता है ये चेयरमैन हमारा क्या चाहता है। ठीक है, तो ये चीज की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय तक नहीं होती है, और जब नहीं होती है तो फिर वो उतनी अच्छी तरह से काम नहीं होता। यानी कहता है कि उनको ऑब्जेक्टिव गोल्स और प्लान ऑर्गेनाइजेशन के पता ही नहीं है। बस सुबह आए ड्यूटी पे, उसने कहा कि भैया आज ऐसा करो, ये 4 लोन कर दो, बात खत्म हो गई। कल आए, उन्होंने कहा जी 2 लोन की रिकवरी पे लग जाओ। तो क्या अल्टीमेट पर्पज है वो चीज नहीं पता लग पाती। ठीक है, और रिलेटिवली डिससेटिस्फाइड होते हैं रिवार्ड सिस्टम, तो रिवार्ड सिस्टम की प्रॉब्लम तो चली आ रही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, सच सर्वेज दैट हाउ इफेक्टिवली द ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेजिंग पीपल। तो वो जो है, ये जो कंक्लूजन है, इससे निकाला जा सकता है कि कैसे हम इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करें पीपल को। ठीक है, और जो सर्वे डेटा होता है have proved helpful in diagnosing specific problems and in initiating organizational development initiatives by opening up two-way communication about matters of practical significance to the organization and its employees। अब रोल के हमने 3-4 एग्जाम्पल पढ़े थे, जरा बता सकते हो क्या पढ़े थे पीछे हमने लास्ट लेक्चर में रोल का? स्टैग्नेशन, रोल का, बोलो भाई, इरोजन, रोल का, आइसोलेशन, ये पढ़ा था।
रोल का स्टैग्नेशन, रोल का इरोजन, रोल की एम्बिग्यूटी पड़ी थी, रोल की एम्बिग्यूटी, ये सब चीजें पड़ी थी। तो रोल आइसोलेशन में बोलता है क्या है कि उसने कहता है कि फील दैट सर्टेन रोल्स आर क्लोजर टू हिम व्हाइल अदर्स आर एट ए ग्रेटर डिस्टेंस। तो रोल सेट में हमने देखा था कि जो रोल का ऑक्यूपेंट है वो फील कर सकता है कि कुछ रोल तो उनके पास है, कुछ रोल बहुत दूर हैं। मेन क्राइटेरिया ऑफ डिस्टेंस इज द फ्रीक्वेंसी। अगर उस काम में उसे बार बार याद किया जाए तो वो सोचता है कि ये क्लोजर है मेरे, और नहीं तो वो सोचता है बहुत दूर है। व्हेन लिंकेज आर स्ट्रॉन्ग तो कहना है कि रोल आइसोलेशन कैसा रहेगा, लो रहेगा। और अगर लिंकेज जो है वो वीक है तो रोल आइसोलेशन ज्यादा उसे महसूस होगा। ठीक है, कभी कभी उसे बुलाया जाता है, कभी कभी उसे पूछा जाता है। ठीक है, रोल आइसोलेशन में ही एक बात आती है, क्या कहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जनरली रोल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वेल डिफाइंड एंड सेट so that one can say that an employee has a given role. This is only partially true. In the course of time, he is likely to experience a variety of incidents and develop expertise to deal with similar situations, even proactively. A paying cashier may know the credential of the customer well, likely to pay out. मतलब जो पता रहता है कि भाई ये कैसी क्रेडेंशियल का बंदा है, उसे पता रहता है, इज लाइकली टू पे आउट इवन बिफोर द चेकिंग द बैलेंस अवेलेबल इन द अकाउंट। मतलब वो क्या करता है, बिना उसका बैलेंस देखे हुए भी उसको पेमेंट देता है। अब पर्सोनल मैनेजर बिकॉज ऑफ इज द क्लोजनेस विद द सर्टेन गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो क्या कर सकता है, वो मे टेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द यूनियन, क्योंकि उसे गवर्नमेंट का पता है कि गवर्नमेंट इस चीज को हाँ करेगी ना करेगी, उस हिसाब से डिसाइड करता है। हम्म। एक जो हमने बात करी क्लाइमेट सर्विस, ये वर्ड आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, क्लाइमेट सर्विस के, क्लाइमेट सर्वे। तो क्लाइमेट सर्वे क्या है कि गैदर करना फीडबैक कहाँ से, फ्रॉम द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से जो है अभी की जो फीडबैक लेने का सबसे पॉपुलर और प्रिवेलेंट मीन माना जा रहा है। इफ डिजाइन प्रॉपरली these survey can provide very useful information and clues to the management for effective human resource management. Measuring employee perception of the prevailing climate in the organization or call। तो अब ये देखो मेन लाइन आ गई इसकी, क्या कि एम्प्लॉय की परसेप्शन, एम्प्लॉय क्या सोच रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, प्रिवेलिंग क्लाइमेट के बारे में, उस चीज को मेजर करना क्या कहलाता है, क्लाइमेट सर्वे कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो क्लाइमेट यूजुअली मेजर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, स्कोर्स आर टिपिकली एनालाइज डिपार्टमेंट और डिवीजन वाइज, सो दैट द मैनेजमेंट कैन, मतलब वो पता लग पाए कि कौन सी यूनिट में क्या हालचाल चल रहे हैं। ठीक है, एचआरडी एचआरएम क्या करता है, ऑर्डिनली कोऑर्डिनेट विद द एंटायर एक्सरसाइज में, ये केवल क्या करता है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। क्या करने में, क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे, ठीक है, और उनको डेटा को टेबुलेट करने में। असिस्टेंस ऑफ लाइन मैनेजर इज ऑल्सो सॉट इन द एडमिशन। तो जब भी क्वेश्चन वगैरह पे काम कराते हैं तो बेसिकली लाइन मैनेजर, यानी कि जो अल्टीमेटली जिसके नीचे टीम काम कर रही है उसको लाइन मैनेजर बोलते हैं। जैसे ब्रांचेस हमारी क्या है, लाइन असाइनमेंट है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ सर्वे इज प्रेजेंटेड टू द ऑफिस, वो प्रेजेंट किया जाता है। एचआर डिपार्टमेंट एंड द व्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड्स यूनिट आर ऑब्टेन टू एनालाइज, और वो उनके भी विचार ले करके फिर पोजीशन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, जो कंटेंट ऑफ क्लाइमेट सर्वे हर डिपार्टमेंट के अलग हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ हर डिपार्टमेंट की परिस्थितियां और एम्प्लॉय की वो सब कुछ क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए हर एक की उसकी क्या होती है, अलग हो सकती है। ठीक है, और जो वैरायटी है, जो वेरी कर रहा है, वो कई सारे फैक्टर्स पे कर रहा है। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, स्ट्रक्चर कैसा ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है लोगों के पास, ठीक है, द फीलिंग ऑफ बीइंग ओन बॉस, क्लैरिटी ऑफ रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी,
विज विज सुपीरियर सबॉर्डिनेट पीयर, मतलब उन सब के आपस में क्या उनके कनेक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिवार्ड का सिस्टम कैसा है, अगर कुछ ने अच्छा काम किया हो तो उसको रिवार्ड क्या मिल रहा है, और उस रिवार्ड के बारे में उसकी क्या विचारधारा जो ले रहा है, पनिशमेंट सिस्टम कैसा है, रिस्क, riskiness and challenging in the job, in the organization, and any emphasis on taking calculated risk or playing are encouraged and accepted. तो बेसिकली जो भी एम्प्लॉय हैं आपके, वो एम्प्लॉय उस काम को कितना रिस्कीनेस और चैलेंजिंग मान रहे हैं। वार्मथ, वार्मथ का मतलब है यहाँ पे आपस में लोगों की फीलिंग्स कैसे, कैसे लोग कितनी गर्मजोशी के साथ जुड़े हुए हैं। जनरल फीलिंग ऑफ फेलोशिप दैट प्रिवेल्स इन द वर्क ग्रुप एटमॉस्फेयर, कितनी गर्मजोशी से लोग साथ काम कर रहे हैं। द प्रिवेलेंस ऑफ इनफॉर्मल सपोर्टिंग कल्चर एंड सोशल ग्रुप सपोर्ट, द perception about helpfulness of managers and others employees in the group, emphasis on म्यूचुअल सपोर्ट फ्रॉम अबव एंड बिलो, वहां पे सपोर्ट कितना है ऊपर नीचे से, स्टैंडर्ड कैसे हैं, और स्टैंडर्ड से मतलब है द परसीव्ड इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट गोल्स एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, किस तरह के, जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी होती है तो उसमें हर काम को बहुत बारीकी से किया जाता है, तो कितना स्टैंडर्ड, किस तरह से वो सोचते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एम्फेसिस ऑफ डूइंग गुड जॉब, द चैलेंज प्रेजेंटेड इन द पर्सनल एंड ग्रुप लेवल, कॉन्फ्लिक्ट कैसा है आपस में उनके वर्कर के बीच में, मैनेजर के बीच में, और आइडेंटिटी, फीलिंग ऑफ बीइंग बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड परसीव्ड वैल्यू ऑन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क, तो मतलब वो अपने बारे में क्या होता। तो यहाँ पर जो ये जितनी भी चीजें आई हैं इनको आप एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिए कि क्लाइमेट सर्विस के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। स्ट्रक्चर, मतलब किसके हिसाब से क्लाइमेट सर्वेस को के कंटेंट को तैयार किया जाता है, तो कंटेंट ऑफ क्लाइमेट सर्वे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोला इसमें, स्ट्रक्चर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिवार्ड, रिस्क, वार्मथ, सपोर्ट, स्टैंडर्ड, कॉन्फ्लिक्ट और आइडेंटिटी, ये 9 फैक्टरों पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट सर्वे तैयार किया जाता है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, जो जल्दी से बताइए इसमें। एम्प्लॉय फीडबैक इज यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बोलो। एम्प्लॉय के लिए ये यूजफुल है, नहीं तो बहुत सिंपल बता सकते हो आप। यूजफुल है, क्या है ये, यूजफुल है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, मतलब ऐसा करने से जो है फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान की बात कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती है। ठीक है, कोई भी नुकसान की बात यहाँ पर नजर नहीं आती, तो ये यूजफुल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। टी इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, दूसरा पॉइंट, conducting climate survey does not serve much purpose as employee do not come out with their views freely। वो कहता है कि ये जो है सर्वे ज्यादा कामयाब नहीं है क्योंकि इसमें लोग जो है ज्यादा सामने नहीं आते हैं। तो क्या ये बात सच है या गलत है, क्लाइमेट सर्वे में लोग सामने नहीं आते हैं, ये बात गलत है। क्लाइमेट सर्वे का पर्पज ही है कि वो लोग क्या हो, सामने आए, वो लोग क्या हो, सामने आए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डू नॉट की जगह कम आता तो सही रहता। ठीक है, द सर्वे हैव टू बी डिजाइन वेल अदरवाइज इट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव, बिल्कुल ठीक है, अगर सही सर्वे नहीं है तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। द सर्वे क्वेश्चनेयर शुड बी कस्टमाइज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग, तो उसने हमने देखा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है, डाइवर्स होता है, तो उसके हिसाब से ही उसमें क्या है, क्लाइमेट सर्वे को तैयार
ये क्वेश्चन तैयार करने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। इट इज बेनिफिशियल टू टेक द हेल्प ऑफ द कंसल्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लाइमेट से, कि अगर हमने किसी कंसल्टेंट की मदद ली तो क्या ये फायदेमंद रहेगा? बिल्कुल, प्रोफेशनल की मदद लेके करेंगे तो फायदेमंद रहेगा। देयर इज नो नीड टू डेवलप ए क्वेश्चनियर फॉर ऑर्गेनाइजेशन as they are available in the marked, which can be used across the organization, which can be used across the organization। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? there are no need to develop a questionnaire for the organization as they are available in the mark to mark। तो ये कहता है गलत है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अपने हिसाब से माना। वो कहता है कि एक ही कर चलेगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अलग अलग जो होने वो होने चाहिए। ये इसकी पीडीएफ में दूंगा, क्वेश्चन आप लोग एक बार बैठ के जरूर कर लेना, ठीक है, आंसर के साथ दिए हुए। हम्म। अगला सिस्टम आता है, हमने फीडबैक के बारे में पढ़ा था, और फीडबैक में क्लाइमेट सर्वे सर्वे एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन के आया था। यहां पर अब बात आती है हमारी रिवार्ड एंड कंपनसेशन। रिवार्ड एंड कंपनसेशन, तो इन दोनों बातों को हमको समझना होगा, रिवार्ड एंड कंपनसेशन के बारे में। ठीक है, द कंपनसेशन इज डिसप्रपोर्शनेट टू द type of work and the industry trend। Either the company will attract only a poor quality of employee and or there will be very high, तो या तो वो खराब क्वालिटी के एम्प्लॉय को ले लेगी, और या फिर उसके वहां से लोगों का टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा। कब? अगर उसको डिसप्रोपोर्शनेट कंपनसेशन मिल रहा है, उसके उसके काम के हिसाब से मेहनताना नहीं मिलता है तो। ठीक है, कंपनसेशन शुड नॉट बी सो मीगर दैट एम्प्लॉय डू नॉट फील वर्नेबल, मतलब इतना कम भी नहीं होना चाहिए। उसने कहा यार 10,000 तो देता है, क्या 10,000 में कंपनी संभाल लें इसकी? ठीक है, इन सच केसेस ऑल गुड एम्प्लॉय विल लीव, और फिर वो छोड़ देते हैं। ठीक है, या छोड़ देंगे, और या फिर वो क्या है, ओनली विद द मीडियोकर परफॉर्मेंस, वो ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करते हैं। ठीक है, टू हाई अ लेवल ऑफ कंपनसेशन may also prove to be counterproductive। Ideally, the compensation should be such that it continually affects talent। It is a major source of retention of the, तो कई बार क्या करता है इन्हें कि कंपनसेशन अगर हाई लेवल का बहुत ज्यादा है तो भी ये क्या हो जाता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। और that it continuously attract talent, it is major source of retention of the existing manpower and has an edge which motivate them to give their best। तो कभी कभी कहते हैं कि ये ज्यादा भी होता है, लेकिन आइडियली इन्होंने बोला हुआ है कंपनसेशन ऐसा होना चाहिए कि वो उनको बाहर वाले लोगों को अट्रैक्ट करे। ये जरूरी नहीं ज्यादा होना चाहिए, बस उनको अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट करने के कई सारे और रीजन भी हो सकते हैं कि आप उनसे क्या काम लेंगे, किस कंडीशन में लेंगे, और उन कंडीशनों में क्या उनको सैलरी देंगे। दिस इज हाउएवर a sort of oversimplification of situation। At this stage, let us note that there are different motivating factor and compensation in is one of them। We will see how the compensation gets decided, theories and philosophies behind, and the other related issue। अब देखो, कंपनसेशन तो हमने बताया कि कंपनसेशन मिलने से बंदा मोटिवेटेड वगैरह होता है। यहां पर एक वर्ड आ गया टोटल रिवार्ड। रिवार्ड नहीं आया, टोटल रिवार्ड आ गया। तो टोटल रिवार्ड है जैसे ये मन में, तो फुल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी और नॉन, जो भी उसे मिल पा रहा है मॉनेटरी और नॉनेटरी, अगर उसको जोड़ देंगे तो उसको डिफाइन करते हैं हम कैसे, रिवार्ड की तरह से। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देयर आर थ्री प्राइमरी कैटेगरीज होती हैं रिवार्ड्स की। ठीक है, थ्री प्राइमरी कैटेगरीज, और ये थ्री कैटेगरी क्या होती हैं? पे, बेनिफिट और इंटेंजिबल रिवार्ड। तो तीन रिवार्ड की तीन प्राइमरी कैटेगरी हैं, क्या क्या है? पे यानी सैलरी,
बेनिफिट सुविधाएं, और कुछ इंटेंजिबल है, जैसे मान लिया सुविधा कुछ नहीं मिल रही लेकिन आपको साल में एक बार जो है राष्ट्रपति का एक लेटर ही मिल जा रहा है बस, ठीक है। टोटल रिवार्ड विच कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल रिवार्ड, परफॉर्मेंस रिवार्ड एंड कैरियर एंड एनवायरमेंटल रिवार्ड। तो ये कहना है कि जो रिवार्ड, टोटल रिवार्ड की बात करेंगे, तीन है इसमें। कौन कौन से टोटल रिवार्ड में? फंडामेंटल, परफॉर्मेंस बेस्ड और कैरियर एंड इन्वायरमेंटल रिवार्ड, ठीक है। फंडामेंटल रिवार्ड में क्या आता है? बेसिक चीज इसमें देखना, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि फंडामेंटल रिवार्ड क्या होते हैं। भाई बेसिक सैलरी, हेल्थ केयर, रिटायरमेंट बेनिफिट, इंश्योरेंस, ये सब किस में आते हैं? ये सब किस में आते हैं? फंडामेंटल में आते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव, एनी प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स, रिकॉग्निशन, एंड फाइनली कैरियर एंड इन्वायरमेंटल रिवार्ड इंक्लूड कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, ये यहाँ से दूसरा आ गया, कौन सा वाला आ गया? इन्वायरमेंटल रिवार्ड आ गया। ये कौन सा रिवार्ड है? फंडामेंटल। तो इन्वायरमेंटल रिवार्ड की बात आई, क्या है कि आपके वहाँ क्या है कि कैरियर डेवलपमेंट क्या, प्रमोशन पॉलिसी क्या है, मॉनिटरिंग प्रोग्राम कैसे करते हैं, टैलेंटेड लोगों को कैसे लेते हैं, और प्रोग्राम की वेलबींग एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्किंग अरेंजमेंट, ठीक है। जनरली देयर आर 5 पिलर्स। अब यहाँ पे देखिएगा कि रिवार्ड सिस्टम के 5 पिलर कौन कौन से होते हैं? कंपनसेशन, बेनिफिट, फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन एंड कैरियर। देखो, जो कंपनसेशन है वो तो बेसिक उसमें आ गया, सैलरी वैली सब कुछ शामिल हो गया इसमें। लेकिन इसके साथ साथ आपको एलटीसी की सुविधा मिल रही है, हाउस की सुविधा मिल रही है। फ्लेक्सिबिलिटी, आपको ये भी है कि जो भी सैलरी होती है आप कभी भी किसी भी महीने में इतना का ओडी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन, जब भी आप अच्छा काम करते हैं तो आपको एक प्रशस्ति पत्र मिल जाता है, ठीक है। तो प्रशस्ति पत्र मिलने तो आप क्या होते हैं? खुश होते हैं। टोटल रिवार्ड इज डिस्क्राइब एज ए फुल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनिटरी, की तो बात हो गई हमारी। हाँ, ये 3 कैटेगरी होती है, पे, बेनिफिट और इंटेंजिबल होती है। फंडामेंटली हो गया। परफॉर्मेंस बेस्ड क्या होते हैं? जहां पर इंसेंटिव की बात होती है या प्रॉफिट शेयरिंग की बात होती है। और कैरियर एंड कन्वेंस इन्वायरमेंटल रिवार्ड की बात करते हैं तो कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेंटरिंग प्रोग्राम, टैलेंट मोबिलिटी अपॉर्चुनिटी, और वेलबींग द वेलबींग प्रोग्राम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्किंग अरेंजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्किंग अरेंजमेंट। देयर आर 5 पिलर, अभी हमने पहले देखी थी। 5 पिलर क्या थे? कंपनसेशन, बेनिफिट, फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्म रिकॉग्निशन एंड कैरियर डेवलपमेंट। हाँ, ये जितने वर्ड थे इनको अब देखिएगा जरा। इसमें बोलता है यहाँ पे कि टू डिपिक्ट द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट ऑफ द एम्प्लॉय एक्सचेंज एज वेल एज टू रिफ्लेक्ट how external influences and an increasingly global business environment affect attraction, motivation, retention, and engagement. The 6 elements of the total rewards that collectively define as organization strategy to attract, motivate। तो इसने कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए रिवार्ड के मामले में? एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना, उसको मोटिवेट करना, उसको रिटेन करना, और उसको इंगेज भी करना। खाली बैठा के नहीं रखना है, इंगेज भी करना है। इंगेज बढ़ा है सबसे बाद में। अब बात आती है कंपनसेशन क्या होता है। तो कंपनसेशन का जो पार्ट है इसमें रिवार्ड में, तो उसमें क्या है? पे प्रोवाइडेड बाय। तो पे आपका क्या है? कंपनसेशन है, और वो डिपेंड करता है टाइम, एफर्ट और स्किल्स पे। और इसमें पे दो तरह की होती है, फिक्स और वेरिएबल। बेनिफिट्स में क्या मिलता है? जैसे उसको क्या मिल रहा है यहाँ पे? हेल्थ, इनकम, प्रोडक्शन के बेनिफिट मिल रहे हैं। वर्क लाइफ एक्सपीरियंस क्या है? छुट्टी मिल जाती है, नहीं मिलती है, तो उसके लिए है प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज प्लस ए फिलोसफी दैट एक्टिवली सपोर्ट्स एफर्ट टू द हेल्प एम्प्लॉय टू अचीव द, यानी कि
वो ऐसी सब चीजें उसे उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा एम्प्लॉय को, जिससे कि वो अच्छा अचीव कर पाए। ये चार्ट को थोड़ा समझेंगे जरा। अभी हमने पीछे 6 फैक्टर देखे थे किसके लिए, टोटल रिवार्ड पॉलिसी स्ट्रेटजी के लिए। क्या है? कंपनसेशन, बेनिफिट, वर्क लाइफ एक्सपीरियंस और रिकॉग्निशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट, ये क्या है? आपके टोटल रिवार्ड स्ट्रेटजी है, ठीक है। और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या होते हैं? हमारा इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, लेबर मार्केट कैसा है, कल्चर नॉर्म्स कैसा है, रेगुलेटरी कैसी चल रही है। और यहाँ पर अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट देखें, एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट, ठीक है, तो कोई भी एम्प्लॉय को सबसे पहले क्या करना होता है? हमको अट्रैक्ट करना होता है, उसको मोटिवेट करिए। किस बात के लिए? रिटेन रहने के लिए। और रिटेन रहे तो उसको एंगेज रखिए, ठीक है। रिकॉग्निशन हो गया आपका, क्या हो गया रिकॉग्निशन में? स्पेशल अटेंशन मिल रही है, लोग पहचानते हैं आपके बारे में। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? अलाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम एंड इंडिविजुअल एफर्ट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस मैनेजर इंक्लूड द एस्टेब्लिशिंग एक्सपेक्टेशन, स्किल डेवलपमेंट, असेसमेंट, फीडबैक एंड कंटिन्यूस। टैलेंट डेवलपमेंट की बात है, आपने इसको रख तो लिया, लेकिन आप उसके कैरियर में उसको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं एडवांस करने के लिए उसकी स्किल और कंपटीशन को, ठीक है। Researchers show that many total rewards program do not achieve their objectives, not because they are badly designed। तो उसने कहा कि आपका ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम इसलिए फेल हो गया आपका, जो आपने कोई प्लानिंग करी थी वो फेल हो जाती है कभी कभी। तो बैडली डिजाइन करेंगे तो क्या होगा? बैडली फेल हो जाएगी। बट बिकॉज दे आर पुअरली डिलीवर्ड, तो उसने कहा, लेकिन वो कहता है कि आपकी प्लानिंग व्लानिंग सब कुछ ठीक था, लेकिन जो उस प्लानिंग को डिलीवर करने वाला था वो ठीक नहीं था। तो इसका मतलब क्या है? टैलेंट डेवलपमेंट में कहीं कमी है, ठीक है। चलो इसको इतना ही रखते हैं। अभी आपको बैंक भी जाना होगा, और आगे हम इस टॉपिक को और इससे अगले वाले टॉपिक को भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर इसमें फोर्थ फैकल्टी कौन है? हम्म। सर टूल सर को तो हम जानते हैं। क्या चीज? सर इसमें तीन लोगों को तो हम जानते हैं। फोर्थ वन अच्छा जो अच्छा। ऐड वो कौन है? अच्छा, ये सर विनायक सर हैं। ये रिटायर्ड डीटीएम हैं पीएनबी से। तो बेसिकली जो रिटेल बैंकिंग वाला कोर्स है और आरबीडब्ल्यूएम, इन दो को ये सर कवर करेंगे, ठीक है। सर की यहाँ पर एमसीक्यू और केस स्टडी रहने वाली है। बाकी सब्जेक्ट हम दोनों लोग मिलकर कवर करेंगे, तो इस तरह कॉम्प्रिहेंसिवनेस आपको इस कोर्स में मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, अब रिवार्ड की, हम लोगों ने कल देखा रिवार्ड कैसे कैसे होता है, कंपनसेशन होता है, हम उसको पेमेंट मॉनेटरी होता है, नॉन मॉनेटरी होता है, ये सब देख रहे थे। और हम टोटल रिवार्ड का एक कॉन्सेप्ट देख रहे थे। टोटल रिवार्ड में बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो रिवार्ड की स्ट्रेटेजी के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मुरलिस ने एक पब्लिश किया हुआ उसने। उन्होंने कहा कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन एज एन एलिमेंट इन द रिवार्ड स्टेट। तो अगर आप रिवार्ड स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। तो सबसे पहले वो बोला इन्होंने कि in which reward management innovations and developments should go to support the business strategy, they should be integrated। मतलब बिजनेस स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि खाली उनको फायदा ही पहुंचाना है, बिजनेस स्ट्रेटेजी भी इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। द प्रायोरिटी दैट शुड बी गिवन टू initiatives and the pace at which they should be implemented। पर्पज क्या होना चाहिए? पर्पज ऑफ प्राइमरी रिवार्ड सिस्टम। उसने कहा है कि पर्पज स्टेटमेंट, क्यों हम वो रिवार्ड प्रोग्राम चला रहे हैं, उसका एक पर्पज पूरा डिफाइन होना चाहिए किसमें? रिवार्ड की स्ट्रेटेजी में।
कैन बी डेवलप बाय आंसरिंग दीज थ्री क्वेश्चन। क्या? वाई डज ईच प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्यों एग्जिस्ट करता है? वाई इज इट मीनिंगफुल फॉर योर एम्प्लॉय? एंड हाउ डज इट, यानी कि पहले तो क्यों ये लाया गया है और ये एम्प्लॉय के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। तो कोई भी रिवार्ड पॉलिसी सिर्फ इसलिए नहीं है कि स्टाफ की सैलरी बढ़ा दो या कर दो। उसमें तीन क्वेश्चन होंगे, क्यों ये प्रोग्राम लाया जा रहा है और एम्प्लॉय के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये, उसके साथ साथ ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका ये वाला। ठीक है, तो कोई भी जब रिवार्ड प्रोग्राम लाया होता है तो उसमें हम लोग बिजनेस एम्स को भी वो कर रहे हैं, बिजनेस वैल्यू को भी देखना है हमें, बिजनेस की स्ट्रेटेजी को भी देखना है, एचआर की स्ट्रेटेजी को भी देखना है। इन सब चीजों को देखते हुए कोई भी रिवार्ड प्रोग्राम लाया जाता है। और रिवार्ड की स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो उसमें पे का लेवल क्या होना चाहिए, रिवार्ड का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बेनिफिट प्लान क्या होना चाहिए, इंसेंटिव होना चाहिए, इंसेंटिव कैश है, नॉन कैश है, रिकॉग्निशन का भी कांटेक्ट होना चाहिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी लिंक होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि रिवार्ड की स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव से नहीं है, उसमें ये सारे एस्पेक्ट उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। और लर्निंग एंड डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटेजी है उसमें ये तो प्रॉपरली आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि कोचिंग एंड मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोचिंग एंड मेंटरिंग कर रहे हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के इंसेंटिव्स मिल रहे हैं आपको, सक्सेशन प्लानिंग क्या कर रहे हैं, सोशल। तो ये सारी चीजें हमने जब डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे पढ़ी थी हमने। ठीक है, इन सबको मिला करके, दोनों को मिला के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिकॉग्निशन भी इसमें शामिल होना। तो एक तरह से देखा जाए तो रिवार्ड का जो प्रोग्राम होता है इतना कॉम्प्रिहेंसिव होता है, मतलब काफी चीजें डिटेल में करके उसको रिवार्ड प्रोग्राम को लाया जाता है। ठीक है, पर्पज ऑफ द प्राइमरी रिवार्ड प्रोग्राम, पर्पज स्टेटमेंट डेवलप करना है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर हम रिवार्ड की स्ट्रेटेजी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें रिवार्ड की जब भी बात होगी तो टोटल रिवार्ड कंपोनेंट होगा और टू क्रिटिकल आइडेंटिफाई, दो चीजें आपको देखनी है, क्या? प्रोग्राम और वैल्यू। प्रोग्राम में क्या है? टू बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द टोटल रिवार्ड द कंपोनेंट मस्ट consist of a specific program that the company makes an investment in the manager। तो यहां पर एक तरह से इस प्रोग्राम में गया है, कंपनी मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन एंड मैनेजेस। तो कंपनी क्या है, मतलब इसके लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रही है टोटल रिवार्ड में, मतलब एक्सपेंसेस नहीं है ये। वैल्यू, टू बी कंसिडर द पार्ट ऑफ टोटल रिवार्ड द कंपोनेंट मस्ट हैव सम स्पेसिफिक एस्क्राइब वैल्यू इन द आई ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय को बहुत एक तरह का वो लगना चाहिए कि ये चीजें जो हैं जरूरी हैं। इसी क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन आप कर लेना, केवल थ्योरी थ्योरी यहाँ कवर करें जिसे क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है, टोटल रिवार्ड स्ट्रेटेजी को करने के लिए दो केस स्टडी ले रखी है। तो यहाँ पे गूगल की ले रखी है। तो आपको पता है गूगल की एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी वाली? अट्रैक्ट एंड रिटेन द वर्ल्ड्स बेस्ट टैलेंट। और जो पेमेंट है, पेमेंट का कोई लिमिट नहीं है, कितना भी मिल सकता है। ठीक है, गूगल अपने एम्प्लॉय को गूगलर नाम देता है। ठीक, सपोर्ट गूगल्स कल्चर और इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस, अलाइन एम्प्लॉयर एंड स्टॉक होल्डर इंटरेस्ट। तो उसने कहा है कि तीन मेन गोल को सपोर्ट करते हुए उनके वहां क्या डिजाइन किया जाता है? तीन मेन गोल्स को सपोर्ट करते हुए उनके वहां क्या डिजाइन किया जाता है? कंपनसेशन का प्रोग्राम। इन तीन मेन गोल को करते हुए उनके वहां कंपनसेशन प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। ठीक है, वी पे गूगलर्स कॉम्पिटिटिवली कंपेयर टू अदर अपॉर्चुनिटी दे में माइट हैव इन द मार्केट। मतलब उन्होंने कहा इतना पेमेंट किया था कि मार्केट से अच्छा ही मिलेगा आपको। ठीक है, और वी ऑल्सो ऑफर कॉम्पिटिटिव बेस्ड बेनिफिट
help Googlers to their family healthy and happy and provide unique perks make life। और वो लोग गूगल वाले ये भी कह रहे हैं कि हम लाइफ और वर्क में क्या करते हैं, बैलेंस भी बनाने की कन्वीनियंट रखते हैं ऐसे, ठीक है। डिजाइन कंपेलिंग जॉब अपॉर्चुनिटी अलाइन विद अवर मिशन एंड क्रिएटिव फन। तो उनका जो मिशन है उससे अलाइंड होती है और उनको एक फन क्रिएट कराती है एंड एनर्जाइजिंग वर्क एनवायरनमेंट, इस बात का भी वो लोग ध्यान रखते हैं। वी हैव ए डीपली रूटेड बिलीव इन द पेइंग परफॉर्मेंस, मतलब जो परफॉर्मेंस है उसको पे करने की अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही होल फूड मार्केट में चलता है। एक ताज होटल की चेन है, तो उनकी 5 कीज जो है, उनके वहाँ एक प्रोग्राम चलता है स्टार्स नाम का। तो क्या वो स्टार्स में क्या था, स्पेशल थैंक्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। तो उसमें जो भी कस्टमर किसी के लिए फीडबैक देते हैं उन चीजों पे गौर करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर ऑफ ग्रेटिट्यूड सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइंड मस्ट कम फ्रॉम द इमीडिएट सुपरवाइजर who are central in the determining how employee feel about the company। तो यहाँ पर क्या है कि जो उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, इमीडिएट सुपरवाइजर होते हैं, वही एक अच्छा जो है ऑब्जर्वेशन जो है उन एम्प्लॉय का दे सकते हैं। एम्प्लॉय एक्यूमुलेट पॉइंट्स थ्रू आउट द ईयर। तो जो उनको कॉम्प्लीमेंट मिल रहे होते हैं, ग्रेटिट्यूड का एक्सप्रेशन मिल रहा था, उसको क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करके थ्रू आउट द ईयर इन 3 डोमेन। क्या क्या, कि भैया उनको गेस्ट ने क्या क्या कॉम्प्लीमेंट दिया, कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम कलीग से क्या मिला, और उनके खुद के सजेशंस क्या है। 3 चीजें मिला करके अपनी परफॉर्मेंस को देते हैं और उसी से उसको जो है क्या करते हैं, उसको मतलब उन स्टाफ्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं। Crucially, at the end of the each day, a stars committee review all the nomination and suggestions. The time of the recognition is usually more important than the reward itself। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है टाइप ऑफ कंपनसेशन। तो अब यहाँ पे 3 टर्म आएंगे, इसको देख लेना जरा। कंपनसेशन क्या होता है, पे क्या होती है, सैलरी क्या होती है, रेमुनरेशन क्या होता है, ये सब एक से लगते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइनली फाइन डिफाइन किया हुआ है। क्या है कंपनसेशन मीन्स, कंपनसेशन का मतलब है मनी और रेमुनरेशन। तो हम लोग कंपनसेशन को आम भाषा में रेमुनरेशन ही बोल देते हैं। मनी एंड और रेमुनरेशन रिसीव्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क प्लस द काइंड ऑफ बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द organization। If these benefits are quantifiable in terms of money, they get added। Compensation is expressed in term of money। तो एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि कंपनसेशन जो होता है वो किसमें होता है, क्वांटिफाइबल होता है, और इन टर्म्स ऑफ मनी जो है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। और क्या इंक्लूड होता है, वेजेस, सैलरी, बोनस, कैश अलाउंस एंड बेनिफिट सच एज एक्सीडेंट। तो अब यहां पर क्या आती बात कि कंपनसेशन, पहली बात बोला कंपनसेशन मॉनेटरी होता है, जिसमें हमारे वेजेस, बोनस, कैश अलाउंस और बेनिफिट्स आते हैं, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस कवर। तो बेसिकली कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो ये सारे जो ये नीचे दिए हुए ये क्या है, ये हैं, ये बेनिफिट्स हैं। तो कंपनसेशन में क्या आ गया कि किसी भी तरह के दिए जाने वाले मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस हेल्थ कवर क्या है, ये मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है उनको, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 3 यहाँ लाइनें लिखी हुई हैं, इन 3 लाइनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये 4 लाइनों से। क्या रेमुनरेशन क्या होता है, सैलरी क्या होती है, और वेजेस क्या होते हैं। तो रेमुनरेशन में उसने बोला जो मैनेजियल लोग होते हैं उनको जो भी मिलता है रेमुनरेशन बोलते हैं, सैलरी नहीं बोलते हैं। लेकिन जो उससे लो लेवल पे सुपरवाइजर्स होते हैं या आपका ये जो क्लरिकल स्टाफ होता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है। तो जो सीनियर टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ये नहीं कहते सैलरी कितनी है, वो कहते हैं रेमुनरेशन कितना है। क्यों, क्योंकि उनको सैलरी के साथ उनको और बेनिफिट भी दिए जाते हैं, ठीक है। यहां पर ये सैलरी हो गई। और
अगर लेबर क्लास है या अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड लोग जो होते हैं उनके लिए क्या होगा, वेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। कंपनसेशन का बेस, कंपनसेशन जो डिसाइड किया जाता है वो किन तीन बातों को ध्यान में, कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट में क्या कंपनसेशन के रेट चल रहे हैं, और आपके वहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है। इंटरनल प्रेशर होता है जो आपके वहाँ एम्प्लॉय होते हैं या जो आपकी एम्प्लॉय यूनियन होती है, वो इंटरनल प्रेशर है। एक्सटर्नल प्रेशर होते हैं गवर्नमेंट के लॉज, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के लॉज क्या चल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट के जो लॉज होते हैं वो हमारे लिए, या सोसाइटी का प्रेशर है, या दूसरी कंपनियों का प्रेशर चल रहा है, वो भी बढ़ाई जा रही है तो हम पर भी प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजों को देख के कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखना है, कंपनी की फिलॉसफी भी देखनी है। तो कंपनी की फिलॉसफी क्या हो सकती है, could be to attract the best talent at the high salary but keep the size of the company very lean। तो आपने देखा हो जैसे फेसबुक कंपनी है या जो और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें बहुत कम लोग हैं लेकिन बहुत बेस्ट टैलेंट वाले और बेस्ट सैलरी वाले। सम कंपनीज recruit people only from the prestigious professional institution to gain the professional edge। मार्केट सिचुएशन में ये भी देखते हो कि भैया और लोगों के, उसने कहा अनदर फैक्टर विच विल डिसाइड द कंपनसेशन लेवल, सर्टेन टाइप ऑफ स्किल पीपल एंड सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट आर वेरी स्कार्सली। तो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि मार्केट में उस तरह के लोग नहीं मिल रहे हैं। तो जब उस तरह के लोग नहीं मिले तो उनकी सैलरी क्या होगी, ज्यादा करके देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उनकी मार्केट डिमांड क्या होती है, बहुत हाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्या था, द रिक्वायरमेंट गोज अप द न्यू, इफ द न्यू कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो नई कंपनी आएंगे तो वही लोग तो उतने ही हैं, तो वो लोग उधर भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उसके लिए फिर हमें तैयार रहना पड़ता है। द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ऑफ ओवरऑल ग्रोथ, द राइट मैन ऑन द राइट जॉब ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन मार्केट कंडीशन। आप लोगों ने याद नहीं लाया रिकॉर्डिंग का ना, तो अब रिकॉर्डिंग आगे से कर रहे हैं हम लोग। अब जहां पे ये बात की थी फैक्टर्स की, तो हमने बताया था इंटरनल फैक्टर क्या हो सकते हैं, कंपनी की खुद की कैपेसिटी, बार्गेनिंग पावर ऑफ द यूनियन, यूनियन कितनी स्ट्रांग है, यूनियन कितना आपको किसी बात के लिए कंपेल कर पाती है। अगर यूनियन जो है स्ट्रांग है तो भी आपकी कंपनसेशन पॉलिसी डिफर कर जाती है, मतलब आपको उनकी बातों को मानना पड़ जाता है, आपको उनकी बातों को मानना पड़ जाता है। ठीक है, और उसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर क्या, अट्रैक्शन, रिटेंशन, प्रेशर एंड द मोटिव। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, हमें एक डर रहता है कहीं चले ना जाए। तो चले ना जाए का मतलब ये क्या हुआ, रिटेंशन प्रेशर हुआ। तो आपको उन्हें किसी भी उसमें क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। ठीक है, और उसके अलावा बार्गेनिंग पावर ऑफ यूनियंस, ये सब चीजें होती है। ठीक है, एक्सटर्नल पावर में क्या होता है, उसने कहा कि गवर्नमेंट के लोग, मैंने पहले पीछे बताया भी था, कंपनी एक्ट क्या कहता है। ठीक है, अगर इन रेस्पेक्ट ऑफ रेमुनरेशन ऑफ मर्जर्स, डिफरेंट वेज कॉन्सेप्ट, कंपनसेशन सर्वे क्या कहते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है, और पे कमीशन क्या है। ठीक है, कंपनसेशन की थ्योरी है कुछ, तो एक क्या है एडिक्वेसी वेज थ्योरी, मतलब जो वेजेस हैं वो एडिक्वेट मिलने चाहिए। ठीक है, फेयर वेजेस, कमेटी ऑन फेयर वेजेस प्रोनाउंस द सर्टेन वेज कॉन्सेप्ट सच एज मिनिमम वेज क्या होता है, लिविंग वेज क्या होता है, फेयर वेज क्या होता है, नीड बेस्ड मिनिमम वेज क्या होता है। तो उसने कहा है कि अगर आपको कंपनसेशन डिजाइन करना तो आपको एडिक्वेसी ऑफ वेजेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जब हमने उसमें एक वो पिक्चर देखी थी, पिक्चर में हमने देखा था कॉर्पोरेट की स्ट्रेटेजी क्या है, एचआर की स्ट्रेटेजी क्या है, और कंपनसेशन सिस्टम क्या है। तो जो एचआर के प्रोग्राम होते हैं और कंपनसेशन सिस्टम होता है और उसका कनेक्शन स्ट्रेटेजी, अगर आपके कॉर्पोरेट की स्ट्रेटेजी इनोवेटिव है तो आप क्या करेंगे, कमिटेड टू एजाइल रिस्क टेकिंग इनोवेटिव पीपल को लेंगे
और पेमेंट कैसा देंगे? उन्होंने कहा बेस्ड पे, मार्केट बेस्ड। कौन सी पे रखेंगे? फ्लेक्सिबल रखेंगे। अगर कंपनी की स्ट्रेटेजी कॉस्ट कटिंग वाली है तो आप इफिशिएंट लोगों को लोगे, ऑपरेशनल एक्सीलेंस लोगों को लोगे, और फोकस ऑन कॉम्पिटिटर लेबर कॉस्ट, कि दूसरी कंपनियों में क्या कॉस्ट आ रही है। इंक्रीज वेरिएबल पे, कि फिक्स पे कम और वेरिएबल पे जितना काम करोगे उतना। एम्फेसिस प्रोडक्टिविटी, फोकस ऑन सिस्टम कंट्रोल एंड वर्क स्पेसिफिकेशन। अगर आप कस्टमर बेस वाली कैटेगरी वाले हो तो ऐसे लोगों को रखोगे जो कस्टमर डिलाइट को प्रीफर करते हैं, ठीक है, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को बढ़ाते हैं। होटल इंडस्ट्री की बात कर लेगा, और और मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात कर लें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंसेंटिव देंगे, कितने कस्टमर सेटिस्फाई हुए। वैल्यू ऑफ जॉब एंड स्किल बेस्ड कस्टमर कॉन्टेक्ट पे आप बोल करोगे, फायदा दोगे उनको, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से एक्ट जो है हमारे वहाँ इंडिया में जो कंपनसेशन की पॉलिसीज को इफेक्ट करते हैं, तो चार यहाँ नाम दिए हुए हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। तो ये जो है हमारे कौन से हैं? ये हमारे आपके जो कंपनसेशन के जो एक्ट हैं गवर्नमेंट के, और उनको भी देखना, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमारा जेंडर इक्वलिटी वाला है उसको भी देखे कि कोई भी जेंडर हो हमें उसको सैलरी में कोई कंपन वो नहीं करना, पार्शियलिटी नहीं करनी, ठीक है। तो ये इन्हीं एक्टों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ था। तो इन एक्ट की वजह से हमारे वहाँ पेमेंट ऑफ वेजेस रेगुलर इंटरवल मिल पाते हैं, अनऑथराइज डिडक्शन नहीं कर पाते हैं, और डिफाइन ए सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ, कितना मिनिमम आपको सैलरी देनी पड़ेगी ये भी डिफाइन करते हैं। प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, decide the minimum and maximum rate for payment of bonus. Thus, the government has ensured a bare minimum level of compensation. तो उन्होंने मिनिमम सैलरी कितनी मिलनी चाहिए इस बात पे जोर दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइप के वेजेस के टाइप क्या होते हैं, कौन कौन से एक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल पे बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, इसका नाम है जॉब इवोल्यूशन। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जॉब इवोल्यूशन का। अगर आपको चैप्टर जब हम शुरू में एचआर पढ़ रहे थे तो एक चैप्टर में आया था हमारा जॉब का डिस्क्रिप्शन, फिर आया था जॉब का स्पेसिफिकेशन, और उसके बाद आया था जॉब का इवोल्यूशन। तो उस चैप्टर में कहा गया था कि जॉब इवोल्यूशन को हम लोग अलग चैप्टर में देखेंगे। तो वो इस चैप्टर में आ गया जॉब का इवोल्यूशन। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसी बात से हम लोग रिवार्ड सिस्टम पे गौर कर पाते हैं। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट मेजर टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंपनसेशन पैकेज। तो कंपनसेशन पैकेज को डिसाइड करने के लिए, कंपनसेशन पैकेज को डिसाइड करने के लिए ये बन गया है, ठीक है। अ साइंटिफिक जॉब इवोल्यूशन विल एंश्योर पैरिटी ऑफ ए कंपनसेशन लेवल सिमिलर टू, तो ये एक साइंटिफिक तरीके से अगर हम जॉब इवेल्युएट करेंगे तो ही हम प्रॉपर जो है इक्वल जॉब के लिए सिमिलर कंपनसेशन को डिवाइस कर पाएंगे, ठीक है। और इसी से हमको जॉब की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पता कर पर लगती है, कौन से स्किल रिक्वायर्ड है ये पता लगता है, द रिस्क इन्वॉल्व एंड लिंक कंपनसेशन अकॉर्डिंगली। जॉब इवोल्यूशन इज मेथड ऑफ अप्रेजिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ वन जॉब इन कंपेरिजन टू अदर जॉब। तो इसी से हम लोग कंपेयर कर पाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू डिटरमाइन द कंपनसेशन रेट और टू लिंक पे रिक्वायरमेंट फॉर। तो जॉब इवोल्यूशन से ही ये बातें तय। तो अगर हम बात करें कि जॉब इवोल्यूशन का मेन जो यूज है, एक तो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पता लग जाती है, स्किल रिक्वायर पता लग जाते हैं, उसके साथ हम लोग कंपनसेशन कैसे डिजाइन करेंगे इस बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो क्या बोला इसने? कंपनसेशन रेट डिसाइड करने के लिए, और कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब है उसका लिंक करना पे से, टू प्रोवाइड फॉर पे डिफरेंशियल्स
टेकिंग इनटू अकाउंट स्किल्स, एफर्ट, हैजार्ड, और तो इन चीजों को देखते हुए भी पे का डिफरेंशियल डिसाइड करना, और टू स्टेब्लिश एक कंपनसेशन स्ट्रक्चर को स्टेब्लिश करना। ठीक है। और जो ये हम लोग जॉब इवोल्यूशन करते हैं, तो हमने देखा था, अभी मैंने पीछे बताया था कि ये प्रोसेस में हमारा जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जब जॉब एनालिसिस कर रहे थे, तो जॉब एनालिसिस में ही हमारे तीन चीजें आ रही थी, कौन कौन सी? जॉब डिस्क्रिप्शन प्लस जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवोल्यूशन आ रहा था। ठीक है। तो इसमें बेसिकली बात क्या करते हैं हम लोग? मैन पावर की प्लानिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है। Once the job are ranked and classified, it is easy to decide the level of pay of the, और तो हमें जॉब इवोल्यूशन से ही पता लगता है इंटेंस स्किल इंटेंसिटी क्या है, डिफिकल्टी क्या है, हैजार्ड क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्हीं सब बातों से हमको पता लगता है कि हम उसको क्या रैंक दें और किस तरह से हम उसका पे का जो लेवल वो करें। ठीक है। हाउएवर, the in exceptional cases, supervisor may draw lower pay if the job to be performed by the men। तो कई बार क्या होता है कि सुपरवाइजर को तनख्वाह मिल रही 10,000, लेकिन उसके लेबर को मिल रही है एक दिन काम करने आता है 2,000 रुपये ले आता है। तो नेचुरली उसकी ज्यादा तनख्वाह है, किसकी? वर्कर की। तो जिसकी, उसके डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्की काम कर रहा है, और उसे जो रिक्वायर चाहिए वो हायर स्किल या हार्ड फिजिकल वर्क। अब सुपरवाइजर नहीं कर पा रहा, मान लिया कुछ बहुत मजबूत काम करना है, कुछ वेट उठाने का काम करना है। यहाँ पर अब दो, ये जो हेडिंग सामने आ रहा है आपके पास, इस हेडिंग का बहुत बड़ा रोल है। इस हेडिंग का बहुत बड़ा रोल है कि जॉब इवोल्यूशन जो टेक्निक्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, नॉन क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे? कि आप जो जॉब की इवोल्यूशन टेक्निक है वो दो तरह की हो सकती है, कौन कौन सी है? नॉन क्वांटिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। अब ये जो मेथड है इनको हमें और वो थॉरो करके देखना पड़ेगा, तो हम इसको जो है ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। तो अगर हम बात करते हैं नॉन क्वांटिटेटिव मेथड की, तो उसमें हमने क्या करा? रैंकिंग या ग्रेडिंग दे दी। लेकिन क्वांटिटेटिव मेथड के मतलब पॉइंट्स, कि भाई इसके 16 पॉइंट हो गए, इसके 26 पॉइंट हो गए, ऐसे करके। ठीक है। और दूसरा क्या है? फैक्टर कंपैरिजन। इसी से आपका न्यूमेरिकल आता है, इसी से आपका न्यूमेरिकल भी आता है। तो उसको हम क्वांटिटेटिव मेथड है, बेसिकली जो न्यूमेरिकल है वो क्वांटिटेटिव मेथड में यूज किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं, और इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सीख लेंगे तो हो सकता है 2 दिन बाद आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल होगा, नहीं सीखेंगे तो आपकी मर्जी। ठीक है। तो यहाँ पे नॉन क्वांटिटेटिव मेथड में पहला कौन सा मेथड है? रैंकिंग मेथड। पहला क्या है? रैंकिंग। तो उसमें क्या, ऑल जॉब्स आर रैंक्ड इन ऑर्डर टू देयर इंपॉर्टेंस फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू हार्डेस्ट, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो उसमें आपने जितने भी आपके वहां जॉब होते हैं उसमें वो दे रखी है, अल्फाबेटिकली रेटिंग दे, रैंकिंग दे रखी है, या 1 से लेके 3 तक, 10 तक, 20 तक रैंकिंग दे रखी है। तो ये नंबर जो है उसकी वैल्यू नहीं है, ये रैंकिंग बता रहा है ऑर्डर में। और इसमें करते क्या है? जॉब इज नॉट ब्रोकन इनटू द फैक्टर्स। तो जो उसका जॉब होता है उसको किसी भी फैक्टर्स में तोड़ते नहीं है, सीधे क्या है, ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द जॉब इज डन। इसमें किसमें? रैंकिंग मेथड में। ठीक है। मेन एडवांटेज क्या होता है? सबको पता लग जाता है। जैसे आप अगर उसकी बात करें रैंकिंग मेथड की, तो जो हमारा ये स्केल 1 2 3 4 होता है ना, स्केल 1 स्केल 2, तो एक तरह से क्या है, ये रैंकिंग ही तो है। और इसी रैंकिंग से हम लोग सैलरी डिसाइड करते हैं। कभी हमने देखा है कि कोई बंदा सीधे स्केल 2 ज्वाइन करे, कोई सीधे स्केल 4 ज्वाइन करे, और स्केल 2 की ज्यादा सैलरी उधर नहीं हो सकता। सेम टाइम पे अगर ज्वाइन करते हैं, सेम टाइम पे ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। और इसी तरह दूसरा होता है जॉब क्लासिफिकेशन एंड ग्रेडिंग मेथड। जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग मेथड में क्या कहता है? हमने कहा होल जॉब डिस्क्रिप्शन विद द ग्रेडेड डेफिनेशन। तो इसको ग्रेड में कर दिया जाता है। जैसे
हमने कहा भाई किस कैडर का आदमी है, तो उसने बोला हुआ, उसने कहा बैंक्स में क्या होता है, जीएम है, टॉप मैनेजर कैडर है उसका, लेकिन अंडर विच सब क्लासिफिकेशन भी होते हैं हमारे, क्या करा हमने उसको, क्या बना दिया, जोनल मैनेजर या हेड बना दिया, या कॉर्पोरेट ऑफिस में डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, या ऑडिट में हेड बना दिया। तो ये क्या है, ये सब चीज उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 4 क्लास है मान लिया। तो क्लास 1 में जो ग्रेडिंग करी हमने, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता ना कि क्लास 1 एम्प्लॉय, क्लास 2 एम्प्लॉय, क्लास 3, क्लास 4 एम्प्लॉय, तो ऐसे ही यहाँ पर इसको दिखाया है। क्लास 1 में क्या, एग्जीक्यूटिव और ऑफिस मैनेजर वो सब आ गए। क्लास 2 में थोड़ा सा स्किल वर्कर आ गए, परचेजिंग असिस्टेंट, कैशियर, ये आ गए। थर्ड में सेमी स्किल आ गए, और फोर्थ में सेमी स्किल वर्कर में फाइल क्लर्क और ऑफिस बॉय वगैरह थोड़ा सा और आएगा। मतलब फाइल क्लर्क से मतलब आप क्लर्क नहीं, फाइल क्लर्क से मतलब जैसे दफ्तरी बोलते हैं, मैसेंजर बोलते हैं, ऑफिसर बॉय बोलते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इन्होंने उसमें गया था। दूसरा जो ये वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सब लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था जरा ध्यान से सुने। अभी जो जॉब इवेल्यूशन में है, ये पार्ट आ रहा है क्वांटिटेटिव मेथड किसका, फैक्टर कंपैरिजन का। ये क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं ये वाले क्वेश्चंस, कि हम लोग किस मेथड से, क्वांटिटेटिव मेथड में फैक्टर कंपैरिजन का मेथड है, हम लोग क्या करते हैं, हर जॉब को तोड़ लेते हैं फैक्टर्स में, तोड़ लेते हैं फैक्टर्स में। तो उसने बोला हुआ है डिफरेंट फैक्टर्स आर सेलेक्टेड विच आर यूजुअली कितने हैं, 5। 5 फैक्टर में हम लोग तोड़ लेते हैं। तो 5 फैक्टर में अगर हम तोड़ेंगे तो इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं। देखो, कोई भी वर्क होता है तो उसको हम लोग मेंटल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए इसके लिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, स्किल्स कितना चाहिए, वर्किंग कंडीशन कैसी चाहिए, और रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी देनी है। तो जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसको बोला गया भाई मेंटल रिक्वायरमेंट के लिए हमने कितने नंबर दे दिए, 13। फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए कितने दे दिए, इतने। स्किल्स के लिए कितने दे दिए, इतने। और वर्किंग कंडीशन के लिए कितने दे दिए, इतने। और रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दे दिए हमने इतने। अब मान लिया हमने एक स्केल है कि भैया सबको 50 में से नंबर देने हैं, तो सबको ये 50 में से नंबर हमने दे दिए। ठीक है, ऐसी मशीनिस्ट की बात करें तो मशीनिस्ट में बोला गया कि उसको मेंटल रिक्वायरमेंट जो है वह इलेक्ट्रीशियन से ज्यादा चाहिए। मशीनों को ऑपरेट करना है, बहुत सारे बटन है, ऑपरेशन है, मैनुअल है। ठीक है, फिजिकल रिक्वायरमेंट कम चाहिए। यहीं पर वेल्डर के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट ज्यादा कर दी है इसने। स्किल्स की बात करें, मशीन स्किल ज्यादा चाहिए, इनके लिए कम काम, कम स्किल से काम देना। वर्किंग कंडीशन जो है उनके लिए मशीन के लिए ज्यादा नंबर दे दिए। ठीक है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे 3 क्यों किए, क्योंकि अधिकतर काम क्या कर रहा है, मशीन कर रही है। लेकिन इधर देख रहे हैं आप इन दोनों को रेस्पॉन्सिबिलिटी में, क्योंकि ये मैन से ऑपरेट हो रहे हैं, खुद ही सारा काम ये कर रहे हैं। तो ये एक तरह का जब हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करके जो ये मार्क्स आ रहे हैं, ये हमारा ये मार्क्स क्या कर रहे हैं हमको, तो उसको क्वांटिटेटिव मेथड में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने देखा। अब यहाँ पर बात आती है कि किसी भी, अब टूल मेकर है मान लिया, तो टूल मेकर है, ठीक है, टूल मेकर के लिए उन्होंने कहा ऐसे ऐसे देंगे, तो ये सबको जोड़ लिया, 5, 10, 12, इन सबको क्या कर दिया, ऐड कर लिया। तो उसकी जो सैलरी बन के आई कितने रुपए आई, 54 रुपए आई। और इलेक्ट्रीशियंस की कितने बन के आई, 80। मशीनिस्ट की कितने बन के आई, 80। तो इस तरह हम लोग क्या है, इन फैक्टर 5 फैक्टर में डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, पॉइंट रैंकिंग मेथड, पॉइंट रैंकिंग मेथड में क्या होता है देखो, पॉइंट रैंकिंग मेथड इज लेस सब्जेक्टिव and is an error free and the rater see the job from all perspective। तो वो हर चीज के पॉइंट दे रहा है, उसको हर काम के पॉइंट दे रहा है, फिर उन पॉइंटों को ऐड करके वो करता है। ठीक है, बट हाउएवर इट इज ए कॉम्प्लेक्स मेथड एंड इज टाइम कंज्यूमिंग सिंस द पॉइंट एंड वेजेस स्केल हैज टू बी डिसाइडेड। तो पहले ही आपने उसको एक स्केल बना के रखना कि अगर ये 2 घंटे काम करता है तो इसको 8 पॉइंट दे दो, अगर ये 5 घंटे काम करता है तो उसे 17 पॉइंट। तो ये पहले से टेबल क्या होगी, तैयार करके रखनी है, और उसी के ऑब्जर्वेशन से हम लोग उसको पॉइंट लेवल पे वो करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक दिया हुआ है कि स्किल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एफर्ट। तो किसी भी काम के लिए उन्होंने 3 मेजर कैटेगरी कर दी कि भैया स्किल कितने परसेंट चाहिए, 50% मार्क्स हम स्किल के देंगे।
30% मार्क्स हम रेस्पॉन्सिबिलिटी के देंगे और 20% मार्क्स जो होंगे उसको पॉइंट एफर्ट्स के लिए देंगे। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि कितने डिग्री का चाहिए। तो एजुकेशन लेवल इस डिग्री की चाहिए, इस डिग्री की चाहिए, फिर यहाँ पे क्या है, कितना वेट दे रहे हैं हम उसको। तो उसने कहा है कि एजुकेशन लेवल इस वन लेवल की चाहिए, 25% का वेट है, तो उसे कितने पॉइंट मिल गए, 25। अब यहाँ पर देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी में इम्पैक्ट ऑफ जॉब में उसकी डिग्री कितनी कर दी, 2। ठीक है, वेट कितना दे रहे हैं, 20, तो यहाँ पर कितना आ गया, 40 आ गया, और बाकी सब में 1 1 ही है। अब हम यहाँ पे अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो ये परसेंटेज ओवरऑल वेटेज कितना होता है, हमेशा 100 में से ही डिवाइड करते हैं कि 100 में से कितने परसेंट वेट हम किस स्किल या किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे रहे हैं। ठीक है, 100 नंबरों को, 100 मार्क्स को वेट में यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर। और जिस तरह का फिर वहां पे जिस डिग्री का उसको रिक्वायरमेंट हो, जैसे यहाँ पे 2 डिग्री की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो ये कितना हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है। ठीक है, अब ये जो डिग्री की बात यहाँ पे करी है, ठीक है, डिग्री कंपनसेबल फैक्टर क्या है, स्किल्स पे बेस पे कर रहे हैं, सब फैक्टर क्या है, तो स्किल एंड एजुकेशन के बेस पे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिग्री हो गई यहाँ पे, और कॉम्पा रेशियो, ये समझ लो आने वाला एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है अभी तक अभी आपकी नींद नहीं खुली थी, तो अब जरूर खोल लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है कॉम्पा रेशियो का, बेसिकली ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड है, इसका कंपनसेशन को वो करने के लिए क्वांटिटेटिव मेथड है, कंपनसेशन प्रोग्राम। कॉम्पा रेशियो बोलते हैं, कंपैरिजन रेशियो बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें क्या करता है कि इसका फॉर्मूला है, इसका क्या है, एक फॉर्मूला है, कॉम्पा रेशियो का फॉर्मूला है। तो क्या कहता है कि जो भी आपकी डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय बाय मिड पॉइंट। तो जितनी उसको सैलरी मिल रही है, मान लिया किसी को 60,000 रुपये सैलरी मिल रही है, उसको डिवाइड करना है मिड पॉइंट ऑफ द सैलरी ऑफ द रेंज। तो वो मान लिया क्लर्क है, तो क्लर्क की सैलरी मान लिया 40 से लेके 1,50,000 तक है। हमारे वहां क्लर्क की सैलरी मान लिया 40 से लेके 1,50,000 तक है। तो इसका अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55,000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉन में 55 हो जाएगा, मिड पॉइंट बोल रहे हैं ना, इसका मिड पॉइंट, और इंटू 100। तो ये हमारा कॉम्पा रेशियो आ गया। ठीक है, तो इसके लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझ लो, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो उसने कहा है कि क्लर्क की पोजीशन की सैलरी कितनी है, 20 से 30। तो अगर 20 से 30 क्यों है, ठीक है, और विद द मिड पॉइंट ऑफ दी दोस्त टू 24,000, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इसको आप 28 कर लीजिएगा जरा, क्योंकि मिड पॉइंट कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। ठीक है, और 5 अलग अलग रिसेप्शनिस्ट हैं या क्लर्क हैं, उनकी सैलरी ऐसे है। तो पहले वाले की निकालेंगे तो क्या करेंगे, 23/25। तो कितना आ गया कॉम्पा रेशियो, 92% आएगा इसका, 25, 225, हाँ, तो 92% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे की निकाली, क्या करा, इसको सैलरी कितनी मिल रही है, 25 मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे ये एक सेकंड ना, ये 25 हो जाएगा, सही है। ठीक है, सर 20 और 30 20। का मिड पॉइंट क्या हो गया, 25,000। तो आप देख रहे हैं कि चारों में जो डिवाइड किया गया, किससे किया गया, पांचों में किससे डिवाइड किया, बोलो आप लोग, 25। 25, यानी मिड पॉइंट से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और एक्चुअल सैलरी पहले वाले की कितनी है, 23। 23, दूसरे वाले की 25, 26। तो इससे रेशियो निकल के आया। तो ये क्या कॉम्पा रेशियो क्या है इसका, 82% आया। इसका कितना आया, 100%, 104, 116 और 120%। लेकिन ये तो ठीक है, इसका एक चार्ट बना हुआ पहले से एक चार्ट डिसाइडेड है, और वो चार्ट क्या कहता है, ये कहता है, जब देखो, अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ
ईच जोन इज देयर फॉर। तो इन्हीं जो परसेंटेज आती है वो कहते हैं, तो कहते हैं कोई भी बंदा अगर न्यू है, इनएक्सपीरियंस्ड है और अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मिंग इनकम्बेंट है, तो उसका कॉम्पा रेशियो कितना होना चाहिए? ये याद करने पड़ेंगे। 82 87 है। 88 से 95 में क्या कहता है? बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 7 का फर्क है, इसमें 7 का फर्क है और इसमें 7 का फर्क है। ठीक है, इसमें भी 7 का फर्क है, इसमें 8 का फर्क है लास्ट वाले में। लास्ट वाले में कितने का फर्क है? 8 का। बाकी सब में 7 का फर्क है। 80 से शुरू है, ठीक है, 80 से शुरू है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जिसका कॉम्पा रेशियो आ रहा है तो ये आ रहा है, those gaining experience but not yet fully component competent of the job। तो मैं आपका एक वो दे रहा हूं कि आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग सभी का मैं मान रहा हूं कि मिनिमम सैलरी 40 है और मैक्सिमम 160 है। मैक्सिमम कितनी है? 160। जरा अपना कॉम्पा निकालो तो कोई भी, आप में से कोई भी अपना कॉम्पा निकाल के बताओ जरा। सर हम्म, यदि 40 to 160 के बीच में है और यदि किसी का सैलरी 1 लाख है, तो हम्म। 1 लाख डिवाइडेड बाय, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100 इज 100%। नहीं, बीच में आप नीचे 100 क्यों लिख रहे हैं? आप क्यों? इसका मिड पॉइंट लिखो ना। 40 और 160 का मिड पॉइंट। कितना होगा? 40 और 160 का मिड पॉइंट कितना आ रहा है आपका? 100 ही आएगा ना सर? 100 ही आएगा। हम्म। हाँ ठीक है, 100 आएगा, ठीक है, ग्रेट। तो इसका मतलब कितना आया? 100% आया। तो आप हाँ, कौन से उसमें आ रहे हैं? ये आ रहे मतलब थर्ड वाले में, हाँ। हैं। हाँ, फुल्ली कॉम्पिटेंट परफॉर्मर है आप। तो जो इंडस्ट्री किसी की भी सैलरी को डिसाइड करती है वो इसी तरह डिसाइड करती है। हमारे वहां देखो, ये जो थ्योरीज बताई गई हैं जरूरी नहीं कि बैंक में इंप्लीमेंट हो रही हो, लेकिन एचआर की थ्योरीज हैं, कंपनसेशन की थ्योरीज हैं। कंपनसेशन को जॉब इवेल्युएट करके उसको क्या सैलरी देनी, इस बात की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपने खुद भी देखा हो जिसका कॉम्पा रेशियो अगर 100 से ऊपर आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है देखो। उन्होंने कहा दोज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग द जॉब एट लेवल हायर देन व्हाट द जॉब डेफिनेशन रिक्वायर। तो अगर कि कोई ऐसा बंदा, उसको हम रख तो किसी पोस्ट के लिए रहे हैं, लेकिन उससे हम लगातार उम्मीद कर रहे हैं वो अपने से ऊपर की एक पोस्ट पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाले, ऐसी कंडीशन में उसका कॉम्पा रेशियो 100 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, 112 से 120 में दो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज एज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर बोथ इन साइड। हमारे वहां तो देखो परफॉर्मेंस अच्छा होने से कुछ नहीं होता, हमारे वहां तो सैलरी क्या है, फिक्स टाइप की हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, 5 जोन डिसाइड किए हुए हैं, प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड लेवल। तो इनसे जो कॉम्पा रेशियो आता है उस हिसाब से हम लोग इसको आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार और, कॉम्पा रेशियो वाले को, क्योंकि ये अगर आ गया तो आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आसान है, कोई टफ नहीं है इसमें कुछ भी। तो कॉम्पा रेशियो का एक कॉन्सेप्ट है जॉब इवोल्यूशन का। तो उससे क्या है, जैसे ये है, जब हमने इस टॉपिक को हमने पहले एक बार कंक्लूड किया हुआ है, ये जो चल रहा है ना, ये सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है, ये टॉपिक प्रॉपरली मैंने लिया हुआ है। जो ओके सर। उस 8:15 वाली क्लास होती थी डेली, और ये मजे की बात है, ये क्लास पूरे 6 महीने चली है। आप ही लोग थे जो क्लास में नहीं आ पाए, चाहे कुछ भी कारण रहे। और 8:15 से थी, ऐसा भी नहीं था 7 बजे से थी। तो 8:15 से थी, मैंने ये भी बोला था कि आप कम से कम इसका यूट्यूब में वो कर लीजिए। ठीक है, सर। ठीक। ओके सर। तो परफॉर्मेंस लिंक रिवार्ड बेसिकली जैसा आप परफॉर्म करोगे, ने कहा
दिस थ्योरी इंक्लूड्स ए वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन बट ऑल्सो पुट्स अनड्यू प्रेशर। तो अगर आप परफॉर्मेंस लिंक रिवार्ड देने जाओगे तो सब लोग किस चीज के पीछे भागेंगे? भाई प्रोडक्शन अगर आपको हाई करना होगा तो आप क्या लेंगे अननेसेसरी का? प्रेशर लेना। प्रेशर लेंगे। तो हालांकि हमारे वहां क्या है कि परफॉर्मेंस में तो जोर दिया जा रहा है, लेकिन उससे लिंक क्या नहीं किए जा रहे? क्या चीज इंसेंटिव्स। लिंक नहीं की जा रही है? इंसेंटिव्स नहीं रिवार्ड। दिए। रिवॉर्ड रिवार्ड नहीं। को लिंक नहीं किया जा रहा है। सिर्फ कहा जा रहा है क्या कि खूब काम करो, ये करो करो, लेकिन रिवार्ड में कोई स्पेशल, बस क्या हो रहा है कहीं पे थोड़ा सा अप्रेज हो जाएगा, तालियां बजा देंगे, बस ठीक है। Other drawback of the theory is that the service industry where the measurement of performance difficult। अब मान लिया आप कस्टमर सर्विस एसोसिएट हैं या कस्टमर केयर ऑफिसर हैं, तो वहां पे कैसे पता लगाएगा कि क्या सेटिस्फेक्शन हुआ है? अब वो तो पूरे देश के लोगों को डील कर रहा है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये बेसिकली इस पे आपके परफॉर्मेंस पे बेस होती है, और इसका एक मेजरमेंट करना मुश्किल होता है कि आपने कितना अच्छा काम किया है या नहीं किया है, ठीक है। चलो उससे अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, हैं। ओके, थैंक यू।